नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पर। आज हम हिंदी के 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं। इन 25 प्रश्नों की श्रृंखला में से आपका टारगेट है कि आप मिनिमम 15 कम से कम 15 क्वेश्चनों के जवाब तो एकदम सही सही दें और अपने आप स्किल को खुद चेक कर सकें कि किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। चलो चलते हैं, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या खालिस्तान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या शत्रु, क्या आंसर आएगा इसका शत्रु, वह शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हमेशा देश की रक्षा के लिए उद्यत रहना चाहिए। उद्यत, इसका अर्थ क्या होता है, उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना चाहिए। देश की रक्षा के लिए सभी को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए, मुस्तैद रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रस्तुत रहना चाहिए। तो ये उद्यत के ये बाकी समानार्थी शब्द हो गए। वहाँ अगर प्रबुद्ध की बात करें तो प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, सचेत रहना चाहिए, सचेत, चैतन्य, जागृत, ये हो गए, प्रबुद्ध का मतलब हो गया। तो सबसे सुटेबल अर्थ हमारा क्या निकलता है, उद्यत होना चाहिए, उद्यत, ठीक है। और संबद्ध का क्या अर्थ होता है, संबद्ध का अर्थ होता है किसी से जुड़े रहना, किसी से जुड़े रहना, किसी से जुड़े रहना, संबद्ध का अर्थ होता है। तो सबसे सुटेबल अर्थ क्या होगा, सी, उद्यत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, कमल। कमल के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे नीरज, तोयज, जलज, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, साथ में अरविंद भी होता है। अच्छा, इसमें से अगर हम एक चीज़ देखें, अगर हम इसमें से जा को हटा दें, इन सब में से जा को हटा देते हैं तो ये किसका पर्यायवाची बन जाता है, ये बन जाता है जल का, यानी पानी का, जल यानी पानी का, ये सभी पर्यायवाची बन जाता है। इससे हमने सीखा क्या, चलो देखते हैं। देखिए, जल की पर्यायवाची क्या होती है, नीर, तोय, पय, आगे अन्य कई सारी, ठीक है। अब देखिए जल, अगर हम जल में जा जोड़ देते हैं, जा का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, जन्मा, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए, जा मतलब जन्मा, यानी जल में जन्म, जिसने जन्म लिया हो उसको क्या कहेंगे, कमल, ठीक है। यानी का अगर हम जा जोड़ देते हैं तो वो किसकी पर्यायवाची बन जाती है, कमल की, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हम नीर में जा जोड़ दें तो क्या बन गया, नीरज, तो ये किसकी हो गई, कमल की। तोयज, कमल की पर्यायवाची, पयज, ये भी कमल की पर्यायवाची। इसके अलावा और भी देख लें, जैसे अम्बु एक होती है, अम्बु, अम्बु में भी अगर हम जा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अम्बुज। इसके अलावा अम्बुद भी बोल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, अम्बुज, ठीक है, अम्बुजी। अब देखिए, जा जोड़ दिया तो किसकी बन गई, कमल की। अगर हम दा जोड़ दें, इस जल की पर्यायवाची में अगर हम क्या जोड़ दें, दा, और दा का अर्थ क्या ले लें, देने वाला, दा मीन्स देने वाला, ये सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं है, देने वाला, यानी जल को देने वाला। जल को कौन देता है, बादल, जल को कौन देता है, बादल। तो बाकी अगर हम दा जोड़ेंगे तो किसकी बन जाएगी, बादल की। जैसे नीर था, नीर में दा जोड़ दिया, नीरद, ये किसकी है, बादल की। तोयद, बादल की। पयद बोलो या फिर बोलो पयोधि, पयोधि, तो भी किसकी हो गई, क्योंकि दा शब्द जुड़ गया ना, तो किसकी हो गई, बादल की हो गई, ठीक है। तो हमने क्या समझा, जल की पर्यायवाची में अगर हम जा जोड़ दें, यानी जन्म लेने वाला मतलब कमल, कमल की पर्यायवाची बन जाती है। अगर जल की ही पर्यायवाची में हम लोग दा जोड़ दें, यानी जल को देने वाला, देता कौन है, बादल, तो वो किसकी बन जाती है, बादल की पर्यायवाची बन जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 में वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। देखिए,
तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर्य क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनमें से कौन सा वाक्य सबसे सही अर्थ दे रहा है उसको चुनना है हमें। तो देखिए बाकी अर्थ सभी वाक्यों का सेंस वही है कि तुलसी किसके हैं, अवधि के, और सूर्य किसके हैं, ब्रजभाषा के। ठीक है, लेकिन इसका सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, तुलसी और सूर्य क्रमशः, ये क्रमशः अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं, यही इसका आंसर होगा। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें भी वही चीज दी गई है। देखिए जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये घोर क्या होता है, घोर से तो कोई सेंटेंस ये सही होगा नहीं। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सेंटेंस सही होना चाहिए, फिर भी आगे देखते हैं। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, ये तो गलत हुआ। इसका मतलब विकल्प संख्या सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। अब देखिए कारक की बात कर रहा है। राजा सेवक को कंबल देता है, जब भी कभी देने की बात कर दे, किसकी बात कर दे, देने की। देना मतलब दान देना, दान का मतलब संप्रदान, संप्रदान, यानी ये क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। जब भी कभी किसी भी चीज को कोई दान दे रहा हो तो वहां पर हमेशा क्या होता है, संप्रदान कारक। ये सब क्या है, ये सब एक अपवाद के रूप में पूछे जाते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये पॉइंटों को आप एकदम विशेष अच्छी तरीके से याद करते हुए चलें। अब देखिए जैसे ये अगर हम बात कर लें इसकी कि कर्ता क्या होता है, ये कर्ता कारक क्या होता है, आखिर कर्ता कारक क्या होता है, जिन शब्दों से ने शब्द का लोप होता हो, ने शब्द कहीं ना कहीं हमें झलकता दिखाई पड़ता हो तो वहां पर क्या होता है, कर्ता कारक। कर्म कारक क्या होता है, जहां पर को शब्द दिखाई पड़ जाए वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। संप्रदान कारक क्या होता है, संप्रदान कारक कहीं पर भी का, की, के, का, की, के, रा, री, रे आदि शब्द दिखाई पड़ जाए तो वहां पर क्या होता है, संबंध कारक होता है। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है लोकोक्ति मुहावरों के सही अर्थ को चुनना है। ये एक लोकोक्ति दी गई है, इसका सही अर्थ क्या होगा ये निकालना है हमें। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अपने से बड़ों पर क्रोध करना गलत, कायरतापूर्ण व्यवहार करना गलत, किसी बात पर शर्मिंदा होकर के क्रोध करना, यही इसका सही विकल्प होगा। किसी बात पर शर्मिंदा होकर के क्रोध कर रहे हैं। देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का क्या मतलब हुआ कि किसी बात पर आप शर्मिंदा होकर भी उस पर क्रोध करें, तो ये मुहावरा किस पर जाता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी मुहावरे से संबंधित है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। काठ क्या होता है, लकड़ी, हाड़ी क्या होता है, बर्तन, यानी लकड़ी का बर्तन बार बार चढ़ना, चढ़ने का मतलब पकाने के लिए उसको बार बार यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि जल जाएगी, है ना। अब देखते हैं अच्छा इसका विकल्प क्या सही होगा। जैसे देखिए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, ये तो एकदम उसका अर्थ दिया गया, हमें अर्थ नहीं, ये लोकोक्ति का अर्थ कुछ अलग होता है, इसलिए विकल्प ये तो गलत हो गया। अब बचे क्या, बचे ये तीन। तो देखिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जैसे एक बार किसी ने आपके साथ छल कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, अब आप जब उसको समझ जाएंगे कि ये मेरे साथ छल ही करता है तो बार बार उसके झांसे में तो आएंगे नहीं, इसलिए उस जगह पर ये लोकोक्ति एकदम सुटेबल पूछेगी कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विकल्प इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, खूंटियाँ। ये बताने की कोई वो नहीं है, ये तो आपको अपने मन से खुद ही आता होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। जैसे अज, अज मीन्स क्या होता है, अजन्मा। अज का मतलब क्या है, अजन्मा। अब इस अज का एक और क्या अर्थ होता है, क्या निर्भीक होता है या फिर आजीवन होता है या फिर आजन्म होता है या फिर ईश्वर। अब देखिए अजन्मा आजन्म लगभग ये वही चीज़ लिखी गई है, ये विकल्प नहीं होगा। हमें विकल्प सुटेबल सबसे अच्छा क्या छाटने को मिलना चाहिए। देखिए जैसे अज, अज मीन्स अजन्मा, और जो जन्म ना ले वो कौन होगा, ईश्वर। तो विकल्प क्या होगा सही, सी ईश्वर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें। तथा ये जो टेलीग्राम का QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट होती रहे वो बराबर मिलती रहे। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब इसमें हमें बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए, प्रतिनहा, ये नहा क्या होता है? गलत हो गया। प्रतिनिधि गलत हो गया। प्रतिनिधि ये सही हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो विकल्प क्या सही हो गया? विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 और 13 में विलोम शब्द को चुन के बताना है, कौन सा विलोम शब्द होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्रस। क्रस का विलोम शब्द क्या होगा? क्रस का मतलब क्या होता है? क्रस का मतलब होता है दुबला पतला। क्या होता है? दुबला पतला, कमजोर। ये क्या होता है? क्रस का अर्थ होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट। इसका विकल्प संख्या ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अब देखिए, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ क्या मतलब क्या होता है? यानी अल्पज्ञ क्या मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। यानी थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले को क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब संपूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त हो, संपूर्ण ज्ञान जिसे प्राप्त हो उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। तो विकल्प तो डी सही हो गया। अब देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैसे देखिए, अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। क्या होता है? अनभिज्ञ। और अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो अनुभव से युक्त हो, जिसके पास अच्छा खासा अनुभव हो उसको क्या कहेंगे? अभिज्ञ। और जिसके पास कोई अनुभव ना हो उसको कहेंगे अनभिज्ञ। क्लियर हो गया? अब देखिए, कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कृतज्ञ क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार को ना माने, वो क्या कहलाता है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का अपोजिट क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या 14 और 15 के वाक्यों में से त्रुटियां दी गई हैं, उन त्रुटि को पहचान करके लिखना है। जैसे विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। अब जलपान को नहीं, जलपान का, जलपान का होना चाहिए। तो जलपान को, ये विकल्प गलत होगा, इसलिए हमारा विकल्प क्या सही हुआ? विकल्प संख्या बी एकदम सही जवाब होगा। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुझे गाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। अच्छी नहीं लगती है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा हो, अच्छा लगता है। मुझे गाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यानी ये वाला शब्द गलत है। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब होगा। अच्छी लगती है में गलती है, वहाँ क्या होना चाहिए था? अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन 15 क्वेश्चनों में से अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इसका आप अनुमान लगाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्या है? करुण रस का स्थायी भाव बताना है। तो देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ये शोक किसका स्थायी भाव होता है? करुण रस का। किसका? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रति किसका होता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रति होता है श्रृंगार रस का। किसका होता है? श्रृंगार रस का रति होता है। हास किसका होता है? हास रस का होता है। उत्साह किसका होता है? वीर रस का होता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं क्रोध। क्रोध किसका होता है? क्रोध होता है रौद्र रस का उदाहरण होता है। रौद्र रस का क्या होता है? स्थायी भाव होता है। और अगर हम बात कर दें आश्चर्य, ये किसका होता है? आश्चर्य या फिर विस्मय, ये किसका होता है? अद्भुत रस का होता है। अद्भुत रस का होता है। और जुगुप्सा किसका होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? तो वो होता है विभत्स रस का। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और निर्वेद किसका होता है? निर्वेद। निर्वेद होता है शांत रस का। इनमें से ये निर्वेद और जुगुप्सा, रति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनको एकदम कस के आप लोग रट लें।
बार बार एग्ज़ाम में आया करता है। अब देखिए, अगर रस की बात हो रही है तो रस से संबंधित 2-3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। रस, अगर हम रस की बात करें तो रस के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि कौन है? रस के प्रणेता हैं, पितामह हैं, जन्मदाता हैं। ये क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आता है, रस के प्रणेता कौन है, तो आंसर क्या होगा? भरत मुनि। भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या बताई है? भरत मुनि ने रसों की 8 संख्या बताई है। वास्तविक में रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो एक रस कौन सा गया? शांत रस। मतलब भरत मुनि ने शांत रस को शांत रस की संज्ञा नहीं दी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, वास्तविकता में या कुल रसों की संख्या 9। भरत मुनि ने किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी है? शांत रस को। अब देखिए, सबसे पहले रस का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? ऋग्वेद में मिलता है रसों का प्रयोग, ऋग्वेद में सर्वप्रथम। और किस उपनिषद में सबसे पहले रस यूज हुआ था? उसको क्या बोलते हैं? तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय उपनिषद में सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग हुआ था, रस का प्रयोग हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? अब देखिए, इसमें भूतकाल के कितने टोटल भेद होते हैं? 6। अब उन 6 भेदों से जानने से पहले इन तीनों को पहले पढ़ लिया जाए, फिर इसके बाद बाकी के तीनों को। देखिए, संदिग्ध भूत क्या होता है? संदिग्ध भूत वो होता है जो भूतकाल में जो भी घटना हुई हो उस पर हमें क्या हो? संदेह हो, तो वो क्या होगा? संदिग्ध भूत। जैसे उदाहरण में लिख दें, हरि आया होगा, यानी कंप्लीट ये नहीं है कि 100% आया होगा। हरि आया होगा, उस हरि के आने में क्या है? संदेह है, तो वहाँ पर क्या होगा? संदिग्ध भूत। उदाहरण समेत आप लोग इन 6 पार्टों को आसानी से आप समझ जाएंगे, खाली बस ध्यान देते रहें। अब देखिए, सामान्य भूत क्या होता है? सामान्य भूत को अगर हम एक दूसरे तरीके से समझे, जो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा करते थे या पढ़ते हैं, उसमें क्या होता था? आ, ई, ए लास्ट में वर्ड आ जाते थे, वही पास्ट इंडेफिनिट होता था, वही सामान्य भूत होता है। जैसे हरि आया, हरि आया, मैंने खाना खाया, उसने गीत गाया, यानी आ, ई, ए ये जो मात्राएं हैं वो लास्ट में आ जा रही हैं, वो भूतकाल की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा? सामान्य भूत। अब पूर्ण भूत की बात करें तो पूर्ण भूत क्या होता है? भूतकाल की वह घटना जो पूर्ण रूप से भूतकाल में ही समाप्त हो गई हो, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे हरि आया था, हरि आया था, यानी 100% हरि आया था, तो वहाँ पर क्या हो गया? पूर्ण भूत हो गया। अब इसके बाद एक तो पूर्ण हुआ, एक दूसरा क्या होता है? अपूर्ण भूत। इसका विकल्प तो ये बी, सी सही हो गया कि ये क्या है? पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, यानी 100% काम हो चुका था, पास्ट में ही काम खत्म हो चुका था, तो वहाँ क्या हो गया? पूर्ण भूत। अब अगर हम बात करें अपूर्ण भूत की, अपूर्ण भूत, तो ये अपूर्ण भूत क्या होता है? जब क्या होता है? क्रिया भूतकाल में जारी रहे और अभी खत्म ना हुई हो, वहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण भूत होता है। जैसे बात करें, हरि आ रहा था, अभी तक पहुँचा नहीं है लेकिन आ रहा था, भूतकाल से पास्ट में वो चला, हरि आ रहा था लेकिन अभी तक आया नहीं, यानी ये अपूर्ण भूत है, भूतकाल पूर्ण नहीं हो पाया है। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है? हेतु मद भूत। हेतु मद भूत। इस भूतकाल का क्या पहचान होता है? इसमें क्या होता है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पे पूर्णतया निर्भर होती है। जैसे गाड़ी होती तो हरि आता, यानी गाड़ी पे क्या डिपेंड है? हरि का आना, तो ये क्या हो गया? हेतु मद भूत हो गया। अब देखिए, संदिग्ध भूत जिसमें संदेह हो, सामान्य भूत जो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा करते थे या जो सामान्य तरीके से हुआ हो, पूर्ण भूत
जिसमें कोई संदेह ना हो, एकदम परफेक्टली हो गया हो, वो क्या हो जाएगा? पूर्णभूत हो जाएगा। अब यहाँ अपूर्णभूत कौन सा हो जाएगा? कि कार्य हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी समाप्त होने की कोई बात नहीं क्लियर हुई हो, वो क्या हो जाएगा? अपूर्णभूत। हेतु मदभूत कौन सा होता है? जिसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, वो क्या होता है? हेतु मदभूत। अब देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और छठा कौन सा बच गया? वो बच गया आसन्नभूत। एक कौन सा बचा? आसन्नभूत। अब ये आसन्नभूत क्या होता है? देखिए आसन्नभूत क्या होता है? जिसमें ऐसा लगे कि क्रिया एकदम अभी अभी समाप्त हुई हो। आसन्न यानी बस आया ही है। आसन्नभूत जैसे हरि ने पत्र लिखा था, जैसे हरि ने पत्र लिखा था, हरि ने पत्र लिखा था, यानी कि हरि ने पत्र लिखा था। अब पत्र एकदम बस अभी अभी लिखा गया है, पूछा गया किसने पत्र लिखा था, जवाब मिला हरि ने लिखा था। तो ये 6 प्रकार के भूतकाल के ये उदाहरण हैं। आप लोग इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें क्या बताना है हमें कि कौन सा शब्द इनमें से तत्सम है। तो देखिए आँख जो होता है, आँख का तत्सम क्या होता है? अक्षि। आग का तत्सम क्या होता है? आग का तत्सम होता है अग्नि। अग्र का आगे। और आज अध मीन्स आज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। तो देखिए आँख को हम लोग क्या कहते थे? अक्ष। ये क्या है? आँख हो गई तत्भव और ये क्या हुआ? तत्सम। अब ये जो आग है, आग को का तत्सम क्या होता था? अग्नि। जो आज है, आज का क्या होता था? अध। ये सब क्या हो गया? तत्सम हो गए इसके। लेकिन यहाँ पर तत्भव कौन सा है? ये अभी ये जो आग है, ये आग हमारा क्या है? ये तत्सम रूप ही है। तो विकल्प संख्या डी सही होगा। तो इसका तत्भव क्या होगा? अग्र मीन्स आगे। अग्र मीन्स आगे। तो विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। उठेरा नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? ठठेरा। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का क्या हो जाएगा? ठठेरिन। विकल्प संख्या डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20 और 21 में वाक्य के लिए एक शब्द चुन करके लिखना है। देखिए पर्वत की तलहटी, इसको क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को हम लोग बोलते हैं उपत्यका। पर्वत की तलहटी उपत्यका। विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब हो गया। अब देखिए पर्वत से ही संबंधित एक प्रश्न और आ जाता है कि पर्वत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तलहटी को तो हम लोग क्या बोलते थे? उपत्यका। लेकिन पर्वत का ऊपरी भाग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आदित्य का। पर्वत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? आदित्य का। अब देखिए
जब दो पर्वतों के बीच का जो सकरा मार्ग होता है उसको बोलते हैं घाटी। और बेसिन क्या होता है, जो नदी बेसिन होती हैं वो सब नदी बेसिन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उपत्यका को याद रखना और आदित्यका को याद रखना। आदित्यका क्या हो गया, पर्वत के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, आदित्यका। और पर्वत की जो तलहटी होती है इसको क्या बोलते हैं, उपत्यका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंजूसी से धन व्यय करने वाला इसको क्या बोलते हैं, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको क्या बोलते हैं, कृपण। कृपण मीन्स जो कंजूसी से धन व्यय करे। और मित्यव्ययी क्या होता है, जो सोच समझ के धन को व्यय करे। कैसे व्यय करे, सोच समझ कर धन को व्यय करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। अल्पव्ययी अल्पव्ययी को क्या बोलते हैं, जो कम से कम बहुतायत कम खर्च करे। कम खर्च करने वाला वो कौन होता है, अल्पव्ययी। तो कंजूसी से कृपण। विकल्प संख्या डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है। फिर देखिए इसमें तत्भव की बात कर रहा है, तो देखिए कपूत। कपूत का तत्भव क्या होता है, ये कपूत खुद एक तत्भव है। इसका तत्सम क्या था, तत्सम होता है कुपुत्र। उलूक, उलूक का तत्भव क्या है, उल्लू। इष्टिका, इष्टिका मतलब ईंट। इष्टिका का तत्भव क्या है, ईंट। अमीय का अमृत। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हैं हमारे तत्सम और ये क्या है, तत्भव, जिसमें से एक ये तत्भव यहाँ पर दिया गया है। तो विकल्प संख्या ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देशांतर में कौन सा समास है। देखिए देशांतर में समास पहचानना है। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी एक तीसरे व्यक्ति की बात कही दी जाए घुमा फिरा करके, वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि। जैसे एकदंत यानी गणेश भगवान। ठीक है, चक्रपाणि यानी चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो देशांतर तो हो नहीं सकता बहुब्रीहि समास। ये इंदु नहीं द्वंद्व लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, द्वंद्व। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, वे समास जिसमें कोई दो शब्द जुड़े हों और वे दोनों विरोधाभासी लगभग शब्द हों, वो क्या होता है, द्वंद्व। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कि दो शब्द जुड़े हों, यानी ये द्वंद्व भी नहीं होगा। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास वे समास होते हैं जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, तिराहा, एकदंत, ये सब जितने भी हैं जिसमें भी सबसे पहला पद जो है संख्यावाची हो, वो सब क्या कहलाता है, वे द्विगु समास कहलाता है। तो इसमें देशांतर में भी पहला पद तो कोई संख्यावाची है नहीं, इसलिए ये द्विगु भी नहीं होगा। बचा का कर्मधार है, तो इसका सही विकल्प होगा कर्मधार है। और बोर्ड ने इसको ही सही जवाब माना है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घटूषा नागरी में कौन सा अलंकार है। अब देखिए इसमें क्या कर लें, सबसे पहले अगर हम श्लेष की बात करें तो श्लेष अलंकार कौन सा, किस तरह का, इसको हम लोग पहचान सकते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। श्लेष का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक चिपका हुआ। यानी कि जब कोई एक शब्द होता है, एक शब्द हो और उसके अर्थ कई जगह प्रयोग हों, बार बार प्रयोग हों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार होता है। अगर रूपक की बात करें तो रूपक में क्या होता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में एकदम रूप धारण कर दिया जाता है। जैसे चरण कमल, चरण को कमल मान लिया गया। उपमा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ये अंबर को पनघट माना गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रूपक होगा। ठीक है, बाकी इसको अभी हम समझाते हैं, बाकी ये उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे उपमा, उपमा क्या होता है, उपमा की पहचान होती है जिस भी शब्दों में कहीं पर भी अगर हमें सम, समान, सरिस, सरिस, जैसा, तुल्य, सा, सी, इस तरीके के वर्ड अगर नज़र आ जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है उपमा। तो इसमें ऐसा कोई शब्द नज़र नहीं आया, इसलिए ये उपमा भी नहीं होगा। श्लेष तो हुआ ही नहीं, रूपक हो ही गया है। ठीक है, अब अगर हम अनुप्रास की बात करें तो अनुप्रास में क्या होता है, एक कोई वर्ण होता है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो वर्ण आता है, वहाँ पे क्या होता है अनुप्रास।
तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि कोई एक वर्ण बार बार प्रयोग हो रहा हो, इसलिए ये भी नहीं हुआ। आंसर क्या हुआ? रूपक। ठीक है, अगर इसका अर्थ नहीं आता है तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं बिना अर्थ को जाने, क्योंकि श्लेष का ये उदाहरण है नहीं, उपमा का है नहीं, अनुप्रास का ये बना नहीं, तो ये किसका हो जाएगा? रूपक का। अब देखो इसको समझ लेते हैं। जैसे इस जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें अंबर को क्या माना गया है? ये पनघट मानी गई है, यानी पानी भरने की जगह। अंबर क्या है? एक पानी भरने की जगह। वहाँ पे तारा को क्या कहा गया है?